बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। उसने करीब आकर मुसाफहे के लिए हाथ बढ़ाया। तनाना ने मुसाफहा किया। उसी वक्त वो आंखों से स्याह गॉगल हटाकर बोला, मैं सोच भी नहीं सकता था यहाँ एक हसीन दोशीज़ा से मुलाकात होगी। तनाना ने मुस्कुराकर देखा तो दिल की धड़कन अचानक ही तेज हो गई। पहले हैरानी हुई, फिर अफसोस हुआ। मुसाफहा करने वाला हाथ अजनबी हाथ की गिरफ्त में जकड़ गया है। फिर समझ में आया, उसकी आंखें अजनबी की आंखों में पैवस्त हो गई हैं। उसने वहां से नजरें हटाने की कोशिश की। अजनबी ने कहा, तुम मेरी आंखों में यूं ही देखती रहोगी। यह आंखें तुम्हारी दुनिया है, यह आंखें तुम्हारी कुल कायनात हैं और तुम कायनात से बाहर नहीं जा सकोगी। और सचमुच वो नजरें हटाने में नाकाम रही थी। उसने आज तक ऐसी आंखें नहीं देखी थीं जो पहली ही नज़र में जकड़ लेती हैं। यूं लग रहा था जैसे वो नहीं बोल रहा बल्कि उसकी आंखें हुक्म दे रही थीं, बैठ जाओ। वो सोफे पर बैठ गई। वो भी साथ ही बैठ गया था ताकि निगाहें एक दूसरे से उसी तरह लिपटी रहें। फिर उन हुक्मरान आंखों ने पूछा, तुम्हारा नाम? वो आंखों की कायनात में तन्हा थी और तन्हा आदमी अपने आप से झूठ नहीं बोलता। वो बेइख्तियार बोली, तनाना। तुमने फर्जी नाम क्यों अपनाया था? मैं सोच कर आई थी तुम पर तनवीमी अमल करूंगी, तुम्हें अपना मामूल बनाकर अपनी खुफिया रिहाइश गाह तक पहुंच जाऊंगी। यही मैं सोच कर आया हूं। क्या तुम मेरी मामूला हो? हाँ, मेरी कायनात में तुम ही तुम हो। मैं तुम्हारी मामूला हूं। मगर तुम हो कौन अजनबी? मेरा नाम हार्डी है। मेरे हमजाद आयरन ने मोरीना को अपनी आंखों के कैद खाने में रखा है। आज से तुम मेरी कैद में रहोगी। मेरी आंखों को हमेशा याद रखोगी। जब भी ये आंखें तुम्हें बुलाएंगी तुम सारी दुनिया छोड़कर मेरे कदमों में आ जाओगी। मैं तुम्हारे कदमों में मर जाऊंगी। अब अपने मुतालिक बोलती जाओ। वो बोलने लगी। अपने होश संभालने की उम्र से लेकर आज तक की तमाम अहम बातें बताने लगी। उसने बताया, तकरीबन 50 के करीब तेज तरार औरतें उसकी आलाएकार हैं। इस शहर में उसकी 4 खुफिया रिहाइश गाहें हैं। उसने एक खुफिया अड्डा किटी क्वीन से छीन लिया है। फरहाद अली तैमूर से किन हालात में मुलाकात हुई, अब उससे दिली और जज्बाती ताल्लुकात हैं। पिछले दिन से उसने फरहाद पर पाबंदी लगा दी है। वो बगैर इजाज़त के उसके दिमाग में नहीं आ सकता। तनाना उन शैतानी आंखों के सामने अपने आप को भूल गई थी। उसने ट्रांसफॉर्मर मशीन के मुतालिक भी बता दिया। हार्डी ने पूछा, फरहाद तुम्हारी खुफिया रिहाइश गाहें देख चुका है, क्या वो मशीन तक नहीं पहुंच सकता? फरहाद को उस जगह का इल्म नहीं है जहां वो मशीन छुपाई गई है। मेरा राजदार सिर्फ मेरा बॉडीगार्ड पीटर पॉल है। क्या तुम अभी बॉडीगार्ड के साथ आई हो? हाँ, वो मेरे साथ दिन रात रहता है। अभी होटल के वेटिंग रूम में होगा। तुम इस कमरे से निकलने के बाद बॉडीगार्ड को रुखसत कर दोगी, फिर मुझे उस ट्रांसफॉर्मर मशीन तक ले जाओगी। किसी हेलो हुज्जत के बगैर उसे मेरे हवाले कर दोगी। तुम्हारा हर हुक्म मेरे अंदर खंजर की तरह उतरता है। मैं तामील करूंगी। मैंने सोचा था हम 2 भाइयों के पास तुम 2 बहनें रहा करोगी, लेकिन फरहाद पहले ही तुम पर हाथ साफ कर चुका है। मैं तुम्हारी जैसी टेलीपैथी जानने वाली को फरहाद के पास छोड़ नहीं सकता। तो मेरे हुक्म पर जान दोगी? मैं जान दूंगी। मैं तुम्हें 1 हफ्ते की ज़िंदगी दे रहा हूँ ट्रांसफॉर्मर मशीन को ऑपरेट करने और हम 2 भाइयों के दिमागों में टेलीपैथी मुंतकिल कराने के दौरान शायद तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। लिहाजा ठीक 1 हफ्ते बाद आज ही के दिन खुदकशी कर लोगी। तुम अपने आखिरी लम्हे तक फरहाद से बदस्तूर महबूबाना अंदाज में मिलती रहोगी। उसे शुबा नहीं होने दोगी कि किसी ने तुम्हें तनवीमी शहर में जकड़ रखा है। मैं फरहाद को शुबा करने का मौका नहीं दूंगी। तुम ट्रांसफॉर्मर मशीन मेरे हवाले करने के बाद मुझे भूल जाओगी। तुम्हें मेरा नाम भी याद नहीं रहेगा। तुम गैर शऊरी तौर पर मेरी आंखों के ज़ेर असर रहोगी। मोरीना जब भी मेरी आंखों का हवाला देखकर जो कहेगी तुम उस पर अमल करोगी। वो हुक्म दे रहा था। तनाना उसके हर हुक्म पर अमल करने का अहद कर रही थी। फिर हार्डी ने अपनी चुभती हुई नज़रें उस पर से हटा लीं। तनाना ने एक गहरी सांस ली, जैसे मनोबोझ उतर गया हो। फिर उसका सर सोफे की पुश्त से टिक गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। हार्डी खिड़की के पास आया। उसे खोलकर जेब से नन्हा सा ट्रांसमीटर निकालकर ऑपरेट करने लगा। खिड़की के बाहर दूर तक फैला हुआ शहर दिखाई दे रहा था। राब्ता कायम होने पर उसने कहा, आयरन खुश हो जाओ, मैं ट्रांसफॉर्मर मशीन लेकर आ रहा हूं। दूसरी तरफ से आयरन की आवाज़ सुनाई दी। वो खुशी से नारा लगा रहा था। हार्डी ने कहा, तनाना मेरे तनवीमी शहर में है। तुम पूरी तफसील गौर से सुनो। इस जगह का एड्रेस नोट करो जहां वो मशीन है।
अगर कोई गैर मुतवक्को बात हो जाए, मैं 1 घंटे के अंदर मशीन ना ला सकूं, तो तुम पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंच जाना। हार्डी अपने हमजाद आयरन को तफसील से पूरी रुदात सुनाता रहा। फिर उसने राबिता ख़त्म कर दिया। तनाना सोफे की पुश्त से टेक लगाए तनवीमी नींद सो रही थी। वो उसके पास आकर उसके कान में आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा, हार्डी की आंखें तुम्हें हुक्म दे रही हैं, बेदार हो जाओ, बेदार हो जाओ और अहकामात की तामील करो। उसने धीरे धीरे आंखें खोल दी, फिर एक भरपूर अंगड़ाई ली, जैसे पूरे बदन से नींद का खुमार निकाल रही हो। उसने हार्डी की आंखों को देखा, फिर सर झुकाकर टेलीफोन का रिसीवर उठाया। राबिता कायम होने पर कहा, वेटिंग रूम में मिस्टर पीटर पॉल हैं, प्लीज़ उन्हें रिसीवर दीजिए। थोड़ी देर बाद पीटर पॉल की आवाज़ सुनाई दी। तनाना ने कहा, मैं मिस्टर जॉन हार्डले के साथ किसी काम से जा रही हूँ, अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। पीटर पॉल ने कहा, लेकिन मैडम आपका हुक्म था, मैं किसी हाल में आपका साथ ना छोड़ूं। वो सख्त लहजे में बोली, नो आर्ग्यूमेंट्स, मैं हुक्म दे रही हूँ, जाओ यहाँ से। ऑल राइट मैडम। राब्ता ख़त्म हो गया। हार्डी ने आंखों पर स्याह ऐनक लगा ली। 10 मिनट इंतज़ार किया ताकि पीटर पॉल चला जाए। फिर वो तनाना के साथ होटल के बाहर आया। उसे अपनी गाड़ी की अगली सीट पर बैठने के लिए कहा, फिर खुद स्टीयरिंग सीट संभाल ली। ड्राइव करता हुआ होटल के अहाते से निकला। तनाना के बताए हुए पते की समत कार दौड़ाते हुए बोला, तुम ख्याल ख्वानी के जरिए पीटर पॉल को जाने का हुक्म दे सकती थी, फिर फ़ोन क्यों इस्तेमाल किया? वो बोली, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बात आई कि फ़ोन पर बॉडीगार्ड से होने वाली गुफ्तगू तुम्हें भी सुननी चाहिए। ख्याल ख्वानी की बातें तुम सुन नहीं सकोगे। वैसे हम अभी कहाँ जा रहे हैं? ऐसी जगह जहाँ तुम्हारे और पीटर पॉल के सिवा कोई नहीं जा सकता। वो 15 मिनट की ड्राइविंग के बाद वहाँ पहुँच गए। तनाना ने परेशान होकर कहा, मैं तुम्हें इस बंगले के अंदर नहीं जाने दूंगी। हार्डी ने स्याह ऐनक उतारी। वो साकित रह गई। उसने कहा, तुम जब भी इनकार करना चाहोगी तुम्हें ये आंखें याद आ जाएंगी। मुझे इन आंखों से रिहा करो, मैं इनकार नहीं करूंगी। हार्डी ने नज़रें हटा ली। दोनों कार से उतरकर बंगले के अंदर आए। वहाँ एक कमरे में बड़ी सी तस्वीर थी जो असल में चोर दरवाज़ा थी। उसके पीछे एक खुफिया कमरा था। तनाना ने मशीन को 4 मुख्तलिफ सूटकेसों में लॉक कर दिया था। जब हार्डी उसके साथ खुफिया कमरे में पहुंचा तो एकदम से चौंक गया। चारों सूटकेस एक के ऊपर एक करके रखे हुए थे और उन सब के ऊपर पीटर पॉल बैठा हुआ था। हार्डी ने सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो? मैं अपनी मालका का वफादार हूँ। मालका ने हुक्म दिया होटल से चले जाओ, ये नहीं कहा मुझे कहाँ जाना चाहिए, लिहाजा मैं यहाँ आ गया। तनाना ने कहा, मैं फिर हुक्म देती हूँ, यहाँ से चले जाओ। हुक्म की तामील से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पीटर पॉल किसी बेहया का बॉडीगार्ड नहीं रहता। अगर फरहाद साहब के बाद तुम इस शख्स को अपना राजदार और तन्हाइयों का साथी बना रही हो तो मैं अभी इस मुलाजमत को ठुकरा दूंगा। तनाना ने कहा, तुम गलत समझ रहे हो। मिस्टर जॉन हार्डले ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। मैं बेहया नहीं हूँ। मेरा हुक्म मानो और चले जाओ। मेरी मालका, तुमने कहा था बहुत मजबूर होकर फरहाद साहब से मशीन को छुपा रही हो। आइंदा अपनी बहन मोरीना को हासिल करने के बाद फरहाद साहब ही इस मशीन को ऑपरेट करेंगे। मेरे मालिक के सिवा कोई और शख्स यहाँ नहीं आएगा। फिर ये कैसे आ गया? वो गुस्से से बोली, तुम फरहाद के नहीं मेरे मुलाजिम हो, जाओ यहाँ से। हार्डी ने कहा, ये यहाँ से जिंदा जाएगा तो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। मैं इसे। उसकी बात पूरी होने से पहले ही पीटर पॉल ने फजा में छलांग लगाते हुए एक फ्लाइंग किक मारी। वो लुढ़खड़ाता हुआ चोर दरवाजे से गुजरता हुआ कमरे में आया, फिर पीटर पॉल के मुकाबले पर तुल गया। अपनी आंखों से सया ऐनक उतार कर एक तरफ फेंकते हुए बोला, लड़ने वाला अपने मुकाबिल की आंखों में देखता है, तुम भी देखो। पॉल ने उसकी आंखों को देखा। उसे कुछ कमजोरी का एहसास हुआ। दिमाग ने समझाया, ये किसी जादूगर की आंखें हैं, मुझे नहीं देखनी चाहिए। उसने जल्दी से दोनों आंखों पर हाथ रख लिए। हार्डी ने एक घोंसा रसीद किया, फिर दूसरा और तीसरा घोंसा मारते हुए कहा, हाथ हटाओ, मर्दों की तरह आंखें मिलाकर मुकाबला करो। पॉल ने अचानक कराटे का एक हाथ रसीद किया। हार्डी का मुंह दाएं घूम गया। उसने कराटे का दूसरा हाथ मारा, मुंह बाएं घूम गया। फिर उसने उछल कर एक लात मारी। बड़ी ही नपी तुली किक थी। हार्डी की बाछों से खून की धारें बहने लगी। वो एक कुर्सी से टकराया, फिर दूसरी तरफ उलटकर फर्श पर चला गया। दोनों का कद 6 फुट से ऊपर था। दोनों सेहतमंद फौलादी जिस्म के मालिक थे। हार्डी एक माना हुआ फाइटर था, अपनी तिलिस्मी आंखों से भी जेर करता था, लेकिन आज उसे तस्लीम करना पड़ा। पीटर पॉल शेर पर सवा शेर है। वो आंखों से बचकर हमले करेगा तो उसे सिर्फ जिस्मानी कुव्वत और दाव पेच से शिकस्त देना मुमकिन ना होगी।
पीटर पॉल ने पैंतरा बदलते हुए कहा, उठो, अपनी आंखों को औरतों के लिए बचा कर रखो, मेरे साथ मर्दों की तरह मुकाबला करो। हार्डी ने अब जमकर मुकाबला किया। दोनों पागल हाथियों की तरह टकरा रहे थे, भूखे शेर की तरह एक दूसरे पर झपट रहे थे। फिर मुकाबला बराबर रहा। हार्डी जख्मों से चूर हो रहा था। उसने गरज कर कहा, तनाना, मेरी आंखें हुक्म देती हैं, इसे ख़त्म कर दो, अपना पर्स खोलो। तनाना के हवास पर आंखें छा गईं। उसने बड़ी फुर्ती से पर्स खोलकर रिवॉल्वर निकाला, अपने बॉडीगार्ड का निशाना लिया, लेकिन एक ठोकर पड़ते ही रिवॉल्वर उसके हाथ से निकल गया। हार्डी ने दौड़कर उसे कैच करना चाहा। उसके पेट पर एक ठोकर पड़ी। वो संभलते संभलते तनाना से टकराया, जबकि तनाना दीवार से टकराई। आगे से पहाड़ जैसे हार्डी का बोझ और पीछे से दीवार की सख्ती ने उसे पीस कर रख दिया। वो बेहोश होकर फर्श पर आ गिरी। पॉल ने ठाई से फायर किया। हार्डी की रान में एक गोली पैवस्त करते हुए बोला, मैंने कभी कत्ल नहीं किया, ऐसे मौकों पर दुश्मन को ताकुब करने के काबिल नहीं छोड़ता। उसने दूसरी गोली उसकी दूसरी रान में उतार दी। हार्डी फर्श पर गिरकर तड़प रहा था। पॉल तेजी से खुफिया कमरे में गया। जब वापस आया तो उसकी दोनों बगल में 2 सूटकेस और दोनों मुट्ठियों में और 2 सूटकेस थे। रिवॉल्वर की गोलियां हार्डी के जिस्म में आग लगा रही थीं। कोई और होता तो अब तक बेहोश हो जाता। वो एक लरजता हुआ हाथ उठाकर बोला, रुक जाओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, तुम्हें किसी का बॉडीगार्ड बनकर नहीं रहना पड़ेगा, रुक जाओ, मेरी बात मान लो, रुक जाओ। मगर वो चला गया। 2 मिनट बाद वापस आया। हार्डी तकलीफ के बावजूद खुश होकर बोला, मैं जानता था तुम आओगे, मैं तुम्हें नकद $10 लाख दूंगा और तुम्हारे दूसरे मुतालबात भी पूरे करूंगा। वो बोलता रहा। पॉल अपनी बेहोश मालका को दोनों बाजुओं में उठाकर ले गया। वो गुस्से से गालियां बकने लगा। फिर बकते बकते आवाज़ मुर्दा हो गई। वो निढाल सा होकर फर्श पर चारों शाने चित हो गया। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद बहुत सारे कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। आयरन 1 घंटा इंतजार करने के बाद अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा तो उसका हमजाद बेहोश हो चुका था और फर्श पर लहू बह रहा था। तनाना को होश आया तो उसने खुद को अपने बेडरूम के आरामदेह बिस्तर पर पाया। वो आहिस्तगी से उठकर बैठ गई। परेशान होकर सोचने लगी, क्या मैं ख्वाब देख रही थी? क्या जो कुछ हुआ वो एक ख्वाब था? उसे गुजरे हुए वाक़यात याद आ रहे थे। जो कुछ हुआ वो उसके मंसूबे के खिलाफ हुआ। वो मशीन किसी के हवाले नहीं कर सकती थी। इसके बावजूद दिमाग समझा रहा था, जो हुआ बुरा हुआ। एक बॉडीगार्ड पीटर पॉल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने पॉल को मुखातिब करने के लिए ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर दूसरे ही लम्हे सर को दोनों हाथों से थाम लिया। वो तवील बेहोशी के बाद होश में आई थी। अभी उसका दिमाग कमज़ोर था, वो ख्याल ख्वानी नहीं कर सकती थी। उसी वक्त उसका चीफ सेक्रेटरी मॉर्गन एक ट्रॉली के साथ आया। ट्रॉली में ताज़ा फल, खुश्क मेवे और दूध, ओवल्टीन वगैरह सब कुछ था। मॉर्गन ने कहा, बेटी तुम कमज़ोर हो गई हो, कुछ खाकर दूध पी लो। मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? पॉल कहाँ है? वो तुम्हें छोड़कर कहीं गया है, बड़ी जल्दी में था। ओ मिस्टर मॉर्गन, वो ट्रांसफॉर्मर मशीन ले गया है। क्या कह रही हो बेटी? नहीं नहीं, उसकी वफादारी पर शुबा ना करो। वो मशीन ऐसी है कि पैदाइशी वफादारों को भी गद्दार बना देती है। ऐसा है तो ख्याल ख्वानी के ज़रिए मालूम करो वो मशीन कहाँ ले गया है। अभी मेरा दिमाग कमज़ोर है, उसका सुराग लगाने के लिए मुझे नॉर्मल होना पड़ेगा। कुछ खाना पीना ज़रूरी है। वो फल खाने और दूध पीने लगी। मोरीना ने उसे मुखातिब किया, सांस ना रोकना, मैं तुम्हारी बहन मोरीना हूँ। सांस क्या खाक रोकूंगी, तुम्हारी ही खातिर वो मशीन हाथ से निकल गई। दिमाग अलग कमज़ोर हो गया। अभी ख्याल ख्वानी की कोशिश कर रही थी पर सर दुखने लगा। मुझे सब मालूम हो चुका है। आयरन और हार्डी के आदमियों ने तुम्हारी खुफिया रिहाइश गाहों और किटी क्वीन के अड्डे में पीटर पॉल को तलाश किया है। वो कहीं नज़र नहीं आया। तुम सोच कर बताओ वो कहाँ छुप सकता है। वैसे हमारे आदमियों ने शहर के बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी की है, वो बाहर नहीं जा सकेगा। तनाना ने परेशान होकर कहा, मुझे डर है कहीं वो मशीन लेकर फरहाद के पास ना पहुंच जाए। मोरीना ने पूछा, तुमने हार्डी की आंखों को फरहाद का पता क्यों नहीं बताया? तनाना के हवास पर फिर वही आंखें छा गईं। उसने कहा, फरहाद ने अपनी रिहाइश गाह तक कभी पहुंचने ही नहीं दिया, फिर मैं उन आंखों को पता कैसे बताती? तुम पीटर पॉल की आवाज़ और लबो लहजे को याद करो। मैं उसके लबो लहजे को याद कर लूँगी, फिर तनाना बनकर उसे मुखातिब करूँगी। कुछ तो मालूम होगा वो जलील नमक हराम कहाँ मर रहा है। तनाना सर झुका के आंखें बंद करके पीटर पॉल का तसव्वुर करने और उसके लबो लहजे को दोहराने लगी। उसने खुद को हल्का फुल्का सा महसूस किया, फिर खुश होकर बोली, मैं ख्याल ख्वानी कर सकती हूँ। मैं अभी पॉल के पास पहुँची थी। उसने सांस रोक ली। उसने फिर पॉल को मुखातिब किया। वो बोला,
मेरी मालका मैं हाजिर हूं। उसने फिर सांस रोक ली। तनाना ने फिर मुखातिब किया, यह क्या हरकत है? मेरी मालका मेरे फ़ोन का इंतज़ार करो। उसने फिर दिमाग से निकाल दिया। तनाना झुंझला गई। मोरीना ने कहा, कमबख्त बहुत चालाक है। मैंने चुपके से मालूम किया वो एक पार्क में बैठा हुआ था। मैं समझ रही थी वो मशीन के पास होगा। 10 मिनट के बाद फ़ोन की घंटी सुनाई दी। तनाना रिसीवर उठाकर बोली, हेलो। आवाज़ सुनाई दी, मेरी मालका मैं हाजिर हूँ। फ़ोन के ज़रिए क्यों बात कर रहे हो? तुम्हारी भलाई के लिए। मैं दिमाग का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खोलूँगा तो कोई दूसरा चुपके से आकर मशीन का ठिकाना मालूम कर लेगा। सिर्फ मैं तुम्हारे दिमाग में आऊँगी। सॉरी, तुम काबिल एतमाद नहीं रही। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे साथ आने वाले अजनबी ने तुमसे कहा कि हार्डी की आंखें याद करो और मुझे ख़त्म करो। तुम सचमुच मुझे ख़त्म करने लगी थी और तभी मैं समझ गया तुम अपनी बहन की तरह सहरज़दा हो गई हो। इन हालात में सिर्फ एक शर्त पर भरोसा हो सकता है। बोलो, क्या शर्त है? तुम फरहाद साहब को तमाम हालात से आगाह करो, मुझे उनका पता बताओ। वो तुम्हें ज़रूर शैतानी आंखों के तिलिस्म से निकालेंगे। जब तुम नॉर्मल हो जाओगी तो मैं पहले की तरह तुम्हारे हर हुक्म की तामील करूँगा। तुम फरहाद को इस मामले में ना लाओ। यानी तुम दुश्मनों को तरजीह देती हो? ये तुम फरहाद के वफादार कब से बन गए? मैं सिर्फ तुम्हारा वफादार हूँ। अगर फरहाद साहब तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे तो तुम्हारी खातिर उनसे भी टकरा जाऊँगा, लेकिन ये मेरा ईमान है कि तुम्हें मौजूदा दलदल से फरहाद साहब ही निकाल सकते हैं। तनाना सोच में पड़ गई। मोरीना ने कहा, उससे कहो अभी फरहाद साहब उससे दिमागी राब्ता कायम करेंगे, फिर मैं फरहाद के लबो लहजे में उससे बात करूंगी। पीटर पॉल ने पूछा, मेरी मालका खामोश क्यों हो? मेरे लिए ख़तरा बढ़ रहा है। दुश्मन ख़ास ज़राए से मालूम कर सकते हैं कि मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ। बेहतर है तुम रिसीवर रख दो। अब मैं बहुत दूर किसी दूसरे इलाके में जाकर फ़ोन करूँगा। उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। अब की बार तनाना और मोरीना को आधे घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा। फिर फ़ोन की घंटी सुनाई दी। तनाना ने जल्दी से रिसीवर उठाकर गुस्से से पूछा, क्या ये तुम हो? तुमने इतनी देर इंतज़ार क्यों करवाया? क्या मैं तुम्हारी मुलाजमा हूँ? तुम नाहक नाराज़ हो रही हो। मैं रिसीवर रखकर तेज़ी से गाड़ी ड्राइव करता हुआ मशीन के खुफिया मकाम तक गया। मशीन के चारों हिस्सों को यकजा किया, फिर उनके दरमियान एक टाइम बम रख दिया। तनाना ने चीख कर पूछा, टाइम बम? आखिर क्यों? इसलिए कि दुश्मन मुझे किसी भी टेलीफोन बूथ में घेरने की हमाकत नहीं करेंगे। तुम ये बात उन शैतानी आंखों वालों तक पहुंचा देना। मैंने टाइम बम की ब्लास्टिंग के लिए 50 मिनट का वक्त सेट कर दिया है। अगर किसी ने मुझे गिरफ्तार किया और मैं 50 मिनट से पहले वहां ना पहुंचा तो एक ज़बरदस्त धमाका होगा और मशीन के पुर्जे पुर्जे हो जाएंगे। मोरीना गुस्से से चीख कर बोली, तनाना, ये तुमने किस कमीने को बॉडीगार्ड बनाया है? इससे कहो फ़ौरन जाए और टाइम बम को ऑफ कर दे। तनाना ने कहा, पॉल, अभी फरहाद साहब तुमसे दिमागी राब्ता कायम करेंगे। तुम फ़ौरन जाकर टाइम बम को ऑफ कर दो। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कोई भी फरहाद साहब बनकर बोल सकता है, इसलिए मैं उनके रूबरू गुफ्तगू करना पसंद करूँगा। दैट्स ऑल। उसने फ़ोन का राब्ता ख़त्म कर दिया। दोनों बहनें तिल मिला कर रह गईं। उधर हार्डी की रानों से गोलियां निकाल दी गई थीं। वो अपने ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। अगर एक भाई ज़ख्मी होता था तो कुदरती तौर पर दूसरा भाई ज़ख्मों से उठने वाली टीसों को महसूस करता था। दूसरी तरफ आयरन अपने ज़ख्मी हमजाद की तकालीफ महसूस कर रहा था और बार बार बिस्तर पर गिर जाता था। मोरीना आयरन के लिए परेशान थी। अगर वो मशीन हाथ आ जाती तो दोनों भाई अपने सारे दुख बीमारी भूल जाते, लेकिन मशीन थी कि ख्वाब होती जा रही थी। पीटर पॉल किसी को अपने दिमाग में आने नहीं देता था। पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही पूछता था, क्या फरहाद साहब का पता बता रही हो? जवाब में कोई दूसरी बात कही जाती थी तो वह सांस रोक लेता था। उसे चक्कर देने के लिए कोई भी पता दिया जा सकता था। जब वो वहां पहुंचता तो चारों तरफ से घेर लिया जाता, लेकिन उसने पहले ही खतरे की घंटी बजा दी थी कि वो जब भी फ़ोन करने या मुलाकात करने खुफिया पनाहगाह से निकलेगा तो मशीन को टाइम बम से मुंसलिक करके आएगा। दोनों भाइयों और दोनों बहनों के लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी। वो मशीन गले में हड्डी की तरह अटक गई थी। ना उसे निगला जा सकता था, ना उगला जा सकता था। यूं 2 दिन और 2 रातें गुजर गईं। हार्डी के जख्म इतनी जल्दी भर नहीं सकते थे, लेकिन तकलीफ कम हो गई। वो पहियों वाली कुर्सी पर बैठकर हमजाद आयरन अपने पैरों से चलकर इधर उधर जाने के काबिल हो गए थे। ऐसे ही वक्त में यह धमाका खेज इतला मिली कि फौज ने आयरन के तमाम खुफिया अड्डों को घेर लिया है। आयरन चारों तरफ से घिर गया था। उनके खिलाफ बयान देने वाली लेडी करीना का हार्डी से कोई ताल्लुक ना था, लिहाजा वो गिरफ्तारी से बच गया। आयरन ने मोरीना को समझाया, तुम तनाना और हार्डी से राब्ता कायम करो,
फौजी जवान तुम्हें 2 ही रास्तों में से किसी एक रास्ते पर ले जाएंगे। हार्डी अपने जाननिसार भेजेगा, तनाना उनके साथ रहेगी, रास्ते में फौजियों से छीन कर निजात दिलाएगी। तनाना को हार्डी के आदमियों के साथ रहना चाहिए, किसी मरहले पर उसकी टेलीपैथी भी काम आ सकती है। आयरन और हार्डी का यही खुफिया ऑपरेशन था जिसने मेरे ऑपरेशन को नाकाम बना दिया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तनाना अपनी बहन की तरह सहरज़दा होकर मेरे खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। जब मैंने उसके दिमाग पर दस्तक दी तो उसने कहा, फरहाद प्लीज़ अभी चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊंगी। वो बहुत खुश थी। उसे मशीन के जाने की परवाह नहीं थी क्योंकि उसे प्यारी बहन मिल गई थी। वो 2 मुसल्लह जवानों के साथ अपनी गाड़ी में आई। पता चला फायरिंग और जवाबी फायरिंग के दौरान उस गाड़ी का एक पहिया बेकार हो गया है। वक्त कम था, मुखालिफ पार्टी का खौफ था। वो फौरन ही मोरीना के साथ गाड़ी से निकली, धुएं के दबीज बादलों में से गुजरते हुए एक कार के पास पहुंची। उसका पिछला दरवाज़ा खोलकर मोरीना के साथ बैठ गई। उसके मुसल्लह साथी ने फुर्ती से अगला दरवाज़ा खोला, फिर स्टीयरिंग सीट पर बैठे हुए शख्स को रिवॉल्वर की जद पर रखकर बोला, फौरन चलो वरना गोली मार दूंगा। उस शख्स ने पाइप को मुंह में दबाया, उसे इत्मीनान से सुलगाया। तनाना ने गुस्से से कहा, गाड़ी चलाओ वरना खोपड़ी में जलजला पैदा कर दूंगी। उसने पाइप से कश लिया, फिर धुआं छोड़ते हुए पलट कर बोला, इंटरनेशनल जासूस मंगल पांडे की गाड़ी मर्जी से चलती है, खामोश बैठे रहो। ये जो वाकयात पेश आ रहे थे, उन वाकयात के दौरान इसी मशीन और मोरीना के लिए दूसरी जगह भी बहुत कुछ हो रहा था। उसके मुतालिक भी सुने। अब यह समझना मुश्किल था कि वो मशीन और 2 बहनें किस खुश नसीब के हाथ लगेंगी। सुपर मास्टर को इत्तला मिल गई थी कि इतनी खामोशी और राजदारी से छापे मारने के बावजूद नाकामी हो रही है। खतरनाक तनवीमी अमल जानने वाला आयरन गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन मोरीना जो असल मोहरा थी उसे अगवा कर लिया गया है। उसे हासिल करने के लिए सुपर मास्टर ने बड़े सख्त अहकामात जारी किए थे। पूरे मुल्क में रेड पावर से ताल्लुक़ रखने वालों को आर्जी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया था। मास्कमैन से कह दिया गया था कि आज 12 घंटे तक उसका कोई तैयारा या हेलीकॉप्टर किसी एयरपोर्ट में नहीं आएगा और ना ही किसी फ्लाइंग क्लब से परवाज़ करेगा। इसराइली एजेंटों पर भी यही पाबंदी आयद कर दी गई थी। मेरे मुतालिक किंग फर्नांडो पर शुबा था। उसे उसकी रिहाइश गाह में नज़रबंद कर दिया गया था। उसकी तमाम ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर्स को सरकारी तहवील में ले लिया गया था। इस तरह सुपर मास्टर ने मुझे हासिल होने वाली सहूलतों को यकसर ख़त्म कर दिया था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं उसके दिमाग में रहकर उसकी आयद करदा पाबंदियों का तोड़ करता जा रहा हूँ। जब मोरीना मेरे हाथ से निकल गई और तनाना ने मुझे दिमाग में आने से रोक दिया तो जी में आया उसे दिमागी झटके पहुँचाऊँ, लेकिन उससे कुछ हासिल ना होता। एक तो वो बार बार सांस रोकती, दूसरा मोरीना उसे संभालती। अगर यही सलूक मोरीना से करता तो तनाना उसे संभालती। हो सकता था उनके मुसल्ला साथी उन्हें बेहोश कर देते, फिर मेरी टेलीपैथी काम ना आती। सबसे अहम बात यह कि मैं तनाना को नुकसान पहुंचाकर दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। वो सिर्फ मोरीना की मोहब्बत में आर्जी तौर पर मुझसे अलग हुई थी, फिर मेरी ही तरफ लौट कर आने वाली थी। मैंने सोचा मुझे सब्र करना चाहिए और सुपर मास्टर के तरीक़ाकार को समझना चाहिए कि अब वो मोरीना तक कैसे पहुंचेगा। मैं सुपर मास्टर के पास पहुंचा। वो ट्रांसमीटर पर बहराम गंगुली से कह रहा था, जब तुम्हारा इल्म ये कहता है कि हम जासूस मंगल पांडे के जरिए मशीन तक पहुंच सकते हैं तो तुम मोरीना के लिए क्यों भाग रहे हो? उस जासूस के साथ साए की तरह लगे रहो। उसने कहा, सर मेरा इल्म गलत नहीं कहता, मैं घूम फिर कर दोबारा मंगल पांडे के पास पहुंच रहा हूँ। अभी मैंने उसे एक होटल की रेंटल कार में देखा है। खुशी की बात यह है कि उस कार की पिछली सीट पर मोरीना दिखाई दी थी। मैं और सुपर मास्टर दोनों ही चौंक गए। उसने पूछा, जल्दी बताओ किन रास्तों से वो कार गुजर रही है, तुम उसे नज़रों से ओझल ना होने देना। अब सुपर मास्टर अपने तमाम जराए से मंगल पांडे की कार को घेरने वाला था। मैंने फौरन कार स्टार्ट की, फिर उसकी तरफ दौड़ लगाते हुए कार से पहले ही उसके दिमाग में पहुंच गया। वो सांस रोकने वाला था। मखसूस कोड वर्ड सुनकर बोला, मैं बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरी कार टेलीपैथी जानने वालियों से माला माल है, साथ में एक रिवॉल्वर वाला भी है। मैंने पांडे के जरिए कहा, तनाना तुम्हें मालूम हो चुका होगा कि ये कार ड्राइव करने वाला मेरा आदमी है। रिवॉल्वर वाले ने कहा, यू शट अप, जिधर कहा जा रहा है उधर चलते रहो। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर रिवॉल्वर को खिड़की से बाहर फेंक दिया, फिर उसके जरिए कहा, मोरीना और तनाना, मैंने अब तक तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की, लेकिन अब अंदाज़ा हो रहा है कि एक बहन की तरह दूसरी बहन भी आयरन हार्डी की चाल में आ गई है। तनाना, तुम मेरी होने का दावा करती हो और दुश्मनों का साथ देती हो। वो ज़रा चुप रही। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए हार्डी को बताया कि उनकी कार पर फरहाद का कब्जा हो चुका है।
हार्डी ने कहा, फरहाद के साथ जाओ, मुझे इत्मीनान है तुम दोनों बहनों की वफादारियां हम दोनों भाइयों के लिए हमेशा रहेंगी। हम तुम्हारे जरिए फरहाद तक पहुंच सकेंगे। तनाना ने परेशान होकर पूछा, क्या तुम फरहाद को नुकसान पहुंचाओगे? नहीं, ऐसा करोगे तो मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे फरहाद को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हारी तरह उसे भी दोस्त बनाऊंगा, लेकिन खबरदार उसे अभी हमारी दोस्ती के मुतालिक कुछ ना बताना। मैंने पूछा, तनाना तुम खामोश क्यों हो, क्या दिमाग में आऊं? वो चौंक कर बोली, नहीं प्लीज़ दिमाग में ना आओ, मैं सोच रही हूँ तुमने इस कार का रिवॉल्वर फेंक कर अच्छा ही किया, इसे भी रुखसत कर दो और हम बहनों को किसी महफूज मकाम पर पहुंचा दो। मैं खुश हो गया। मुझे क्या मालूम था कि दर पर्दा क्या हो रहा है और दुश्मन किस तरह इन बहनों के जरिए मुझ तक पहुंचना चाहते हैं। मैंने कहा, पांडे अगला सिग्नल क्रॉस करके गाड़ी रोको, मैं आ रहा हूँ। फिर मैं बहराम गंगूली के पास आया। वो कामयाबी से मंगल पांडे का ताकुब कर रहा था। इन दो गाड़ियों के दरमियान कई और गाड़ियां थीं। मैंने उसके जहन के साथ उसकी निगाहों को भी भटकाया। उसके हाथ से स्टीयरिंग बहक गया। वो साथ वाली कार से टकराया, दूसरी कार तीसरी कार से टकराई, फिर आगे पीछे वाली गाड़ियां कुछ हादसे का शिकार हुईं, कुछ रुक गईं। इतनी देर में मेरी कार पांडे की कार के आगे रुक गई थी। दोनों बहनें दौड़ती हुई मेरी कार में आईं। मैं गाड़ी आगे बढ़ाकर रफ्तार बढ़ाता चला गया। पीछे रुक जाने वाली ट्रैफिक बहाल हो गई थी। बहराम तेजी से गाड़ी ड्राइव करता हुआ आया। पांडे अपनी कार से निकलकर करीबी रेस्टोरेंट में जाना चाहता था। वो गरज कर बोला, हॉल्ट, अपनी जगह से ना हिलना। पांडे ने सर घुमाकर देखा। बहराम अपनी गाड़ी से निकलकर आ रहा था। पांडे ने पूछा, तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर नहीं है, फिर तुमने मुझे क्यों हॉल्ट कहा? बहराम ने कार के अंदर झांकने के बाद पूछा, मोरीना कहाँ है? क्या ये तुम्हारी बहन का नाम है? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मैंने उसे इस कार की पिछली सीट पर देखा था। ए भाई गंगूली, तुम खामखा क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? मुझे किसी मोरीना से क्या दिलचस्पी हो सकती है, जबकि मैं सिर्फ ट्रांसफॉर्मर मशीन के इश्क में यहाँ आया हूँ। बहराम गंगूली ज़रा नरम पड़ गया। कार की पिछली सीट की तरफ देखकर बोला, बेशक तुम मेरे इल्म के मुताबिक मशीन तक पहुँचोगे, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैंने तुम्हारी कार में मोरीना को देखा था। प्लीज़ मेरे दोस्त बन जाओ, मुझसे कुछ ना छुपाओ। मैं हमारी तुम्हारी नई दोस्ती की कसम खाता हूँ, मैंने किसी मोरीना का साया तक नहीं देखा है। मेरे एक मातहत जासूस ने इतला दी है कि जिस शख्स के पास मशीन है वो सामने वाले रेस्टोरेंट के बार में पी रहा है और मुझे भी भूख लग रही है। बहराम ने उसका बाजू पकड़कर खींचते हुए कहा, जब मशीन वाला रेस्टोरेंट में है तो यहाँ वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हो? जल्दी चलो। वो पांडे को एक बगल में दबोच कर उसी तरह रेस्टोरेंट के दरवाजे पर आया। अरे छोड़ो मुझे, अकल से काम लो, मशीन वाला तुम्हारी गोद में इतना बड़ा बच्चा देखकर बिदक जाएगा। उसने पांडे को ज़मीन पर खड़ा करते हुए कहा, क्या तुम उस शख्स को जानते हो? मैं उसे सूरत शक्ल से नहीं पहचानता, मगर उसकी मखसूस आदतों से पहचान लूँगा। अगर तुम इसी तरह सवालात करते रहे तो वो निकल जाएगा। वो दोनों रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। वहाँ एक जानिब पीने वालों का काउंटर बना हुआ था, बाकी दूर तक डाइनिंग हॉल नज़र आ रहा था। नौजवान लड़कियों की और उनके बॉयफ्रेंड्स की अच्छी खासी तादाद थी। सिगरेट और सिगार के धुएं से माहौल धुंधला रहा था। खाने वाले मेज़ों की अतराफ में लोग बैठे हुए थे। पीने वाले भी भरा हुआ ग्लास लेकर किसी भरी जवानी के साथ मेज़ पर आ जाते थे। वहीं पीटर पॉल भी था। पांडे ने तो यूं ही मशीन वाले के मुतालिक झूठ कह दिया था। वो झूठ उसकी नादानिस्तगी में सच हो रहा था। उसने पीटर पॉल को पहले कभी नहीं देखा था और ना ही कभी उसके मुतालिक कुछ सुना था, लेकिन पॉल उसे देखते ही चौंक गया। पिछले 2 दिनों से इंटरनेशनल जासूस मंगल पांडे की तस्वीरें अखबार में छप रही थीं। उसका बयान जिली हरूफों में शाया हुआ था कि वो इस मुल्क में ट्रांसफॉर्मर मशीन का किस्सा तमाम करने आया है और जल्द ही उस मशीन को यहाँ से ले जाएगा। मंगल पांडे ने पॉल को देखा। दोनों की नज़रें टकराईं। पॉल ने फौरन मुंह घुमा लिया। पांडे आखिर पुलिस वाला था, नज़रें चुराने वाले को मुजरिम समझता था। बहराम गंगूली ने पूछा, क्या वो नज़र आया? पांडे ने नागवारी से कहा, मेरा भूख से बुरा हाल है, कुछ खाने पीने दो, नज़रें दौड़ाने दो, वो यहाँ है तो मुझसे बचकर नहीं जाएगा। वो दोनों एक मेज़ के अतराफ बैठ गए। बहराम ने बेहतरीन खानों का ऑर्डर देकर कहा, तुम चाहो तो पूरा रेस्टोरेंट खा लो, मगर उसे जल्दी ढूंढ निकालने की कोशिश करो। मंगल पांडे ने उसे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, वो जो बार काउंटर के साथ लगा खड़ा है, तुम्हारे जैसा लंबा तड़ंगा है, उसी पर मुझे शुबा है। मेज़ पर खाने की डिशें रखी जा रही थीं। बहराम ने कहा, इससे बातें करो, हो सकता है तुम्हारा शुबा दुरुस्त हो। पांडे ने खाना शुरू करते हुए कहा, दुनिया की कोई भी मशीन इंसान के पेट से ज़्यादा अहम नहीं,
मुझे पेट भरने दो। कितनी ही लड़कियां और लड़के पांडे को देख रहे थे। कोई दूर से मुस्कुराकर हाय कहकर हाथ हिलाती थी, कोई करीब आकर पूछती थी, आप मिस्टर मंगल पांडे ही हैं ना? वो फखर से सर हिलाकर जवाब देता था, हाँ मैं ही वो जासूस हूँ। एक लड़की ने पूछा, क्या ये वाकई दुरुस्त है? क्या ऐसी कोई मशीन है जो एक आदमी की सलाहियतें दूसरे के दिमाग में मुंतकिल कर देती है? वो लुकमा चबाते हुए बोला, अगर ऐसी मशीन ना होती तो मैं भी यहाँ ना होता। मैं वो मशीन हासिल करने रेस्टोरेंट में आया हूँ। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।